प्रतिरोध का स्वर अगस्त 2024। शीर्षक क्या छोटा सा गाजा शक्तिशाली इज़राइल का कब्रिस्तान बनेगा। लेखक थे प्रसाद। पहला भाग। मुख्य पाठ। इतिहास गवाह है आक्रमणकारियों और उत्पीड़ित राष्ट्रों को अधीन करने वाली शक्तियों को जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ता है और लोग उन्हें अंततः हरा देते हैं, चाहे वह रोमन और ग्रीक साम्राज्य हो या आधुनिक विश्व की महाशक्तियाँ। यह वियतनाम, कोरिया और हाल ही में इराक, अफगानिस्तान में साबित हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस, नाज़ी जर्मनी, फासीवादी इटली, अमेरिका, सामाजिक साम्राज्यवादी यूएसएसआर आदि के लिए ये कड़वे सबक है। तथाकथित आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शासन, जिसमें परमाणु राज्य भी शामिल है, कब्जे वाली भूमि के लोगों के प्रतिरोध का सामना नहीं कर सकते। जैसा कि माओ ने कहा था, तथाकथित अजेय साम्राज्यवादी शासन और आक्रमणकारी कागजी शेर है। यह इतिहास का नियम है और कोई भी महाशक्ति इस नियम से ऊपर नहीं है। यह अब एक बार फिर से बहुत छोटे गाजा में साबित हो रहा है। वास्तव में, वर्तमान छोटा गाजा सभी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विरोधों के बढ़ने का केंद्र बन गया है। जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर सशस्त्र हमला किया, तो पश्चिमी शक्तियों और अधिनायकवादी शासन और उनके नेता, बाइडेन से लेकर मोदी तक ने इस हमले की घोर निंदा सबसे बर्बर कृत्य के रूप में की और छोटे गाजा पर जायोनी इस्राएल के हमलों का आत्मरक्षा में की गई कार्यवाही का समर्थन किया। फिलिस्तीनी लोगों के मुक्ति संघर्ष के लंबे समय से समर्थक रहे साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक दलों और ताकतों के बीच मिश्रित राय व्यक्त की गई है। उन्होंने गाजा के खिलाफ जायोनी इस्राएल की आक्रामकता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हमास के हमले की निंदा नहीं की, लेकिन उनमें से कुछ की राय थी कि हमास का हमला सही कार्रवाई नहीं हो सकता और फिलिस्तीनी लोगों की दीर्घकालिक मुक्ति के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। वास्तव में, अधिकांश समाजवादी लोकतांत्रिक दलों और अधिकांश प्रगतिशील वामपंथी बुद्धिजीवी उस समय गाजा की ज़मीनी हकीकत का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। बहुत ही कम साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें, मुख्य रूप से अरब देशों से और कुछ मार्क्सवादी लेनिनवादी दल, गाजा की ज़मीनी हकीकत का सही मूल्यांकन कर सके। केवल इन ताकतों ने समझा कि यह कार्रवाई फिलिस्तीनियों के लंबे मुक्ति संघर्ष में उत्प्रेरक का काम करेगी, हालांकि इसका तात्कालिक परिणाम गाजा में रक्तपात का कारण बनेगा। उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से भविष्यवाणी की थी कि गाजा अंततः जीतेगा। वास्तव में गाजा में 23 लाख लोग अपने देश की आज़ादी के संघर्ष में प्राण त्यागने को भी तैयार है। औपचारिक मार्क्सवाद और असली मार्क्सवाद में अंतर होता है। कई मार्क्सवादी बुद्धिजीवी भी इस पहलू का सही मूल्यांकन करने में विफल रहे। इसलिए उन्होंने हमास के कदम को गलत बताया। उन्होंने इसे एक अनावश्यक कदम माना और भविष्यवाणी की कि यह निश्चित रूप से विफल होगा। कुछ ने इसे बचकाना कार्य माना, कुछ ने इसे बहुत अपरिपक्व और रोमांचक कार्य माना। लेकिन वास्तव में, हमास का कदम केवल हमास का नहीं था। यह न केवल फिलिस्तीनी लोगों की इच्छाओं के अनुसार बल्कि उनकी मानसिक तैयारी के अनुसार भी किया गया था। वास्तव में, यह कदम केवल गाजा के लोगों के अनुसार नहीं था, बल्कि यह पश्चिमी तट और यरूशलेम के लोगों की इच्छाओं और उनकी पूर्ण और मजबूत एकजुटता को भी दर्शाता है। एक वाक्य में, यह दुनिया में कहीं भी रहने वाले पूरे फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं और तैयारी को दर्शाता है। हमास की विचारधारा हमें स्वीकार्य नहीं हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी और जायोनीवाद विरोधी संघर्ष में फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें समय और स्थान को ध्यान में रखना चाहिए। जहां औद्योगिक विकास नहीं है, जहां श्रमिक वर्ग एक संगठित शक्ति नहीं है, हम उन संघर्षों को अनुचित नहीं ठहरा सकते। हमें कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति के संबंध में स्टालिन की राय को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अफगानिस्तान जैसे बहुत पिछड़े देश के बारे में एंगेल्स की राय को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे महान साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा गया था। इससे क्या सीखा जाना चाहिए? सही सर्वहारा संगठन या सही विचारधारा हवा या आसमान से नहीं आ सकते। इसलिए
मार्क्सवादियों को वहां की स्थिति का अपने वैचारिक दृष्टिकोण से अनुमान लगाना चाहिए, लेकिन वहां के लोगों के मुक्ति संघर्ष को आगे बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए। मार्क्सवादी लेनिनवादी ताकतों को वहां और उस समय की ज़मीनी हकीकत के अनुसार विश्लेषण करना चाहिए। तब वे हमास द्वारा चुने गए ठोस समय और ठोस कार्रवाई की उपयुक्तता के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। फिलिस्तीनी मुद्दा 1947 से सुर्खियों में रहा है। 4 अरब-इसराइल युद्ध हो चुके हैं। तथाकथित मैड्रिड सम्मेलन, ओस्लो समझौता, कैंप डेविड समझौता आदि 1992 के बाद हुए। ये सभी युद्ध और संधियां अरब शासकों की मदद से हुईं। फिलिस्तीनी लोग और उनकी राजनीतिक ताकतें मुख्य रूप से अरब सरकारों पर निर्भर थीं, जो बदले में साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन है। इनमें से कई सरकारें अमेरिका की कठपुतली है। बार बार फिलिस्तीनी लोगों को इन कठपुतलियों द्वारा धोखा दिया गया। पहली बार गाज़ा के लोगों ने अपने भविष्य के रास्ते को अपने हाथों में लेने का निर्णय हमास के माध्यम से किया, जो उनका निर्वाचित निकाय है। यह फिलिस्तीनी लोगों के मुक्ति संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसलिए 7 अक्टूबर का हमला एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसने वास्तव में उनके मुक्ति संघर्ष के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। इसे उनकी लंबी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना और एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए। जो लोग इस लंबे विकास प्रक्रिया को सही ढंग से पहचान नहीं सके, उनके मन में यह राय है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा उठाया गया कदम ज़ायोनी शासन के साथ गाज़ा की वर्तमान दयनीय स्थिति के कारणों में से एक है। लेकिन ज़ायोनी शासन के 9 महीने के लंबे आक्रमण के बाद, जिसमें 3.5 लाख सेना शामिल है, आइए वास्तविक तथ्यों को समझें। क्या 7 अक्टूबर का हमला हमास द्वारा एक तरफा, बचकाना और जल्दबाजी में किया गया कार्य था? अगर ऐसा होता, तो गाज़ा के घायल लोग हमास के खिलाफ विद्रोह कर देते। इस 9 महीने की अवधि के दौरान हमास के खिलाफ कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ तक कि 38,000 लोगों की मौत और लगभग 1 लाख लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी गाज़ा के घायल लोगों से एक भी विरोध नहीं हुआ। इसके बजाय वे वापस लड़ने के लिए अधिक दृढ़ है। यहाँ तक कि रफ़ा के लोग, जो अब एक कब्रिस्तान की तरह दिखता है, जहां बर्बर इस्राएली सेना दैनिक आधार पर हमले और घर घर तलाशी अभियान चला रही है, वे भी वापस लड़ने के लिए दृढ़ है। तथाकथित अजेय शक्तिशाली इस्राएल सेना अब गाज़ा में सामान्यतः और विशेष रूप से रफ़ा में अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है। यह लोगों के प्रतिरोध के कारण है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गाज़ा के वीर लोग मृत्यु का सामना कर रहे हैं और अब भी अपने राष्ट्रीय संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा, उन्हें दुनिया भर से मजबूत एकजुटता मिल रही है। वास्तव में, उन्होंने दुनिया के लगभग 150 देशों सहित सभी कोनों से समर्थन प्राप्त कर राजनीतिक और नैतिक जीत पहले ही हासिल कर ली है। लेकिन अब वे सैनिक क्षेत्र में भी तेजी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में, 7 अक्टूबर तक उनकी मुक्ति का लक्ष्य एक सपना था, अब यह वास्तविकता बन रहा है। माओ ने कहा, एक अकेली चिंगारी घास के मैदान में आग लगा सकती है। वर्तमान स्थिति माओ के उद्धरण का एक उदाहरण है। गाज़ा, 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाला एक छोटा सा क्षेत्र, अब पश्चिमी साम्राज्यवादी दुनिया को अभूतपूर्व स्तर पर हिला रहा है। यह लंबे समय से चली आ रही विश्व व्यवस्था को भी हिला रहा है। यह पश्चिमी साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी ताकतों के विरोध का एक केंद्र बन रहा है। एक और साम्राज्यवाद विरोधी, अधिनायकवाद विरोधी प्रतिरोध बलों के लिए दूसरी ओर अपने लक्ष्यों और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक केंद्र बन रहा है। अधिकांश साम्राज्यवादी शक्तियां इस्राएल का समर्थन कर रही है, लेकिन व्यर्थ। इसके अलावा, इस्राएल खुद 9 महीने से गाज़ा में नरसंहार करने के बाद एक मृत्यु जाल में फंसता जा रहा है। वास्तव में, गाज़ा अब ज़ायोनी शासन को एक मृत्यु जाल में खींच रहा है। एक धारणा यह है कि गाज़ा एक मृत्यु जाल में फंस रहा है। वास्तविकता यह है कि इस्राएल भी एक मृत्यु जाल में धकेला जा रहा है।
अब इसराइल अपने पतन को रोकने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहा है। इसराइल, जो एक शक्तिशाली क्षेत्रीय परमाणु महाशक्ति था, बहुत तेजी से इस दौरान कमजोर हुआ है, लेकिन इसे अब अभूतपूर्व दर से कमजोर किया जा रहा है। शक्तिशाली इसराइल, जिसकी एक शक्तिशाली सेना IDF है, ज़ायोनी एजेंडा के अनुसार युद्ध को बनाए नहीं रख सकता। IDF खुले तौर पर गाजा पर युद्ध जारी रखने का विरोध कर रही है। सरकार और सेना में दरार है। यह एक साधारण बात नहीं है, बल्कि गहरे संकट का संकेत है, और साथ ही शासक वर्गों में भी गहरा विभाजन है। इसराइल अपने लक्ष्यों को अपने सैनिकों के शवों और दुनिया में विश्वसनीयता की हानि के साथ लंबे युद्ध के माध्यम से हासिल नहीं कर सका। इसके बजाय अब यह एक अकल्पनीय स्तर पर हार रहा है और कमजोर हो रहा है। अत्यधिक खर्च बढ़ाने के बाद भी इसराइल अपने सामरिक लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाया है, बल्कि सैनिकों की मौत के चलते अपनी विश्वसनीयता भी खो रहा है और कल्पना के परे कमजोर हो रहा है। इस युद्ध के दौरान हाल ही में IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स, को भारी जान माल का नुकसान हुआ है और उसने अपनी बड़ी संख्या में सैनिकों को खोया है। सैकड़ों लोग मृतकों की सूची में हैं और हजारों घायल हैं। कुछ दिन पहले एक गोपनीय समाचार रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या हजारों तक पहुंच गई है। यह सेना के लिए एक बड़ा झटका है। यह सेना और सरकार के बीच गहराती दरार को दर्शाता है। 1948, 1956, 1967 और 1973 के सभी अरब-इजराइल युद्धों में इजरायली सेना विजयी रही और खुद को अजेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। लेकिन 2006 में दक्षिणी लेबनान में उसके हस्तक्षेप ने पहली बार यह साबित कर दिया कि IDF अब अजेय नहीं है। वास्तव में, तब IDF ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। अब न केवल उसकी विश्वसनीयता, बल्कि सेना को जान माल का नुकसान भी हो रहा है। 2 घोषित लक्ष्यों के साथ जब इजराइल ने गाजा पर युद्ध छेड़ा, तो उनमें से एक था बंधकों की रिहाई और दूसरा था हमास का उन्मूलन। युद्ध 9 महीने पहले शुरू हुआ और अब तक केवल 7 बंधकों को सक्रिय रूप से IDF द्वारा छुड़ाया गया है। यह भी संभव है कि यह दुर्घटनावश हुआ हो। युद्ध के माध्यम से हमास द्वारा IDF को एक भी बंधक नहीं सौंपा गया। आक्रमण से पहले नेतन्याहू सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि गाजा में लगभग 25,000 से 30,000 हमास गुरिल्ला है। लेकिन 9 महीने के युद्ध के बाद भी गुरिल्लाओं का एक न तो मारे गए हैं और न ही गिरफ्तार हुए हैं। इस समय इजराइल पर घरेलू दबाव दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। एक सप्ताह पहले, यानी जून 2024 के तीसरे सप्ताह में, 6 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट में से 2 ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि एक सेना प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इजरायली सेना हमास को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि हमास केवल एक सेना बल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक गाजा में आखिरी व्यक्ति जीवित है, हमास वहां जीवित रहेगा। अब इजराइल एक संकटग्रस्त राज्य है। जंग के खर्चे के चलते नए कर लगाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ जनता में गुस्सा है, जो अब सड़कों पर उतर रहे हैं। हाल ही में इजराइल में कई विरोध रैलियां हो रही है, जिसमें युद्ध समाप्त करने की मांग की जा रही है। 22 जून 2024 को तेल अवीव, इजराइल की पुरानी राजधानी, में एक बड़ी विरोध रैली हुई, जिसमें 1,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। फिर 24 जून 2024 को वर्तमान राजधानी यरूशलेम में एक और रैली हुई और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। अब इजरायली लोग मुख्य रूप से 3 मांगों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। उनमें से एक प्रमुख मांग है कि युद्ध को तुरंत रोका जाए। दूसरी मांग है कि अस्थिर गठबंधन सरकार को तुरंत भंग किया जाए और नए चुनाव कराए जाएं। तीसरी मांग है कि युद्ध के नाम पर लगाए गए नए करों को वापस लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ रहा है। सबसे ताजा रिपोर्टों के अनुसार गाजा के समर्थन में कई और युद्ध मोर्चों की योजना बनाई जा रही है।
लेबनान स्थित हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इसे अपने स्तर पर रोकने की कोशिश कर रहा है। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और उस पर घरेलू दबाव भी है। यदि युद्ध लाल सागर या लेबनान तक फैलता है तो अमेरिका को और अधिक गंभीर स्थिति और बोझ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका इसे रोकने में असमर्थ है। पहले से ही इजराइल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह लेबनानी सीमा पर एक और युद्ध मोर्चा खोलने के लिए सेना बलों को जुटा रहा है। यह अमेरिका की असमर्थता का संकेत है। इसलिए हिजबुल्लाह के साथ किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। लाल सागर क्षेत्र की बात करें तो वहां संकट गहरा रहा है और आगे बढ़ रहा है। 2 दिन पहले, यानी जून के चौथे सप्ताह में, एक खबर के मुताबिक अल-शबाब, सोमालिया का एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, शक्तिशाली सशस्त्र समूह जो अल-कायदा से संबंधित है, ने हौथियों से हाथ मिलाया है। सोमालिया के सशस्त्र समूह तब चर्चा में आए जब 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जो ऑपरेशन रिस्टोर होप के हिस्से के रूप में सोमालिया भेजे गए थे। यदि अल-शबाब का समर्थन मिलता है तो हौथी गुरिल्लाओं की सैन्य शक्ति बढ़ सकती है। सोमालिया अफ्रीका के हॉर्न में खाड़ी अदन के पास स्थित है। यह राजनीतिक व रणनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। हौथी गुरिल्ला संगठन ने अपनी गतिविधियों को लाल सागर क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा है। अब यह दूर तक फैल रहा है। कुछ दिन पहले इराकी इस्लामी उग्रवादी समूहों के सहयोग से इसने पहली बार मेडिटेरेनियन सागर के हैफा पोर्ट के पास इजराइल के नौसैनिक सेना अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। यह संकेत है कि इजराइल अब युद्ध के जाल में फंस रहा है। उबलती हुई अरब सड़कों पर कभी भी विस्फोट हो सकता है। 2011 में अरब स्प्रिंग के समय ट्यूनीशिया और मिस्र में अप्रत्याशित विद्रोह हुए थे। गाजा अब कुछ अरब देशों की राजशाही सरकारों को आतंकित कर रहा है। इसलिए वे पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका ने लाल सागर में हौथी गुरिल्लाओं के खिलाफ 10 देशों के साथ एक सेना गठबंधन बनाया, लेकिन कोई भी प्रमुख अरब देश इसमें शामिल नहीं हुआ। ईरान अब खुलेआम अमेरिका के सहयोगी इजराइल का विरोधी है, लेकिन अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने या उसे घेरने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोई भी अरब देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। असली कारण यह है कि खून बहाता हुआ गाजा आग में घी डालने का काम कर रहा है। ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध धुरी अब इजराइल को गाजा से बाहर निकालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार इराक में ईरान समर्थक गुरिल्ला समूह भी ज़ायनिस्ट इजराइल के खिलाफ पूर्ण युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले, यानी जून के अंत में, वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब आईडीएफ के हिंसक सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, तो आईडीएफ बलों के खिलाफ अचानक, तेज, फ्लैश गुरिल्ला हमला हुआ, जिसमें 17 आईडीएफ सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह स्पष्ट संकेत है कि सशस्त्र प्रतिरोध का वर्तमान क्षेत्र अब वेस्ट बैंक तक फैल चुका है। वेस्ट बैंक अब तक एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र रहा है, लेकिन गाजा की विपरीत यह सशस्त्र संघर्ष का क्षेत्र नहीं था। ओस्लो समझौते के बाद पीएलओ ने आधिकारिक रूप से सशस्त्र रास्ते को छोड़ दिया। यह वेस्ट बैंक को नियंत्रित करता है। हाल के वर्षों में फतह को धीरे धीरे वेस्ट बैंक के लोगों के दिलों से हमास द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यहाँ भी हमास का सशस्त्र संघर्ष अब आकार ले रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम अनुमान लगा सकते हैं
कि वेस्ट बैंक भी धीरे धीरे गाजा के साथ साथ जायनिस्ट इजराइल के लिए एक कब्रिस्तान में परिवर्तित हो रहा है। हाल ही में राफा भी गाजा के लोगों के घाव और पीड़ा का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रतीक बनता जा रहा है। राफा को एक कब्रिस्तान में बदल दिया गया है, लेकिन इसे एक गुरिल्ला क्षेत्र में भी परिवर्तित किया जा रहा है। वास्तव में हाल के समय में यहां बार बार सशस्त्र हमले हुए हैं। राफा में कई मौकों पर आईडीएफ सैनिक भी पराजित हुए हैं। नेतन्याहू सरकार राफा को हिब्रू भूमि में बदलना चाहती है, जो जायनिस्ट एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन जमीनी हकीकत अब दूसरी दिशा में जा रही है और राफा भी इजरायली सेना के लिए एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। रूस व चीन ने हाल ही में इस युद्ध के संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। अब फ्रांस और जर्मनी सक्रिय रूप से अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कई ईयू सदस्य देश भी या तो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं या उससे दूरी बना रहे हैं। यह समय है कि हम एक बार फिर गाजा के सशस्त्र मार्ग और उसके मशाल वाहक हमस की भूमिका पर कुछ मार्क्सवादी संगठनों के विश्लेषण के बारे में विचार करें। कुछ यूरोपीय मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टियां हमस को एक आतंकवादी समूह मानती है। एक और कुछ तथाकथित मार्क्सवादी लेनिनवादी गुट और बुद्धिजीवी हमस को गाजा के लोगों से अलग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इजरायली सेना प्रमुख स्पष्ट रूप से इस कड़वे सच को महसूस कर रहे हैं कि हमस सिर्फ एक सेना शक्ति नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों के मुक्ति संघर्ष की विचारधारा है। जो कुछ भी अमेरिका ने पहले कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में झेला, वही अब इजराइल भी छोटे से गाजा में झेल रहा है। वास्तव में वियतनाम, कोरिया में घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। अफगानिस्तान में पहाड़ी क्षेत्र और विशाल घाटियां होती है। इराक में शायद जंगल और घाटियां न हो, लेकिन वहां विशाल क्षेत्र है। सबसे आश्चर्यजनक बात, गाजा बेहद छोटा है। दुनिया के सशस्त्र संघर्षों के इतिहास में गाजा की बहादुर जनता एक अनूठा अध्याय लिख रही है। उन्होंने सुरंगों का उपयोग अपने संघर्ष के मुख्य स्वरूप में किया है। पहले के सशस्त्र क्रांतियों में भी भूमिगत सुरंगों का उपयोग किया गया, लेकिन नेताओं की सुरक्षा के लिए। इसके विपरीत गाजा में छापामार युद्ध को चलाने के लिए सुरंगों का गहन जाल बनाया। यह पहली बार है जब गाजा के लोगों ने दुनिया में एक नया भूमिगत संघर्ष का रूप बनाया है। वास्तव में अभी तक हुए सभी भूमिगत सशस्त्र क्रांतियां राजनीतिक रूप से भूमिगत थीं, लेकिन भौगोलिक रूप से भूमि पर थीं। परंतु गाजा का सशस्त्र संघर्ष सुरंगों के जाल के माध्यम से लड़ा जा रहा है। इसलिए यह न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि भौगोलिक रूप से भी एक भूमिगत सशस्त्र संघर्ष है। 3.5 लाख आबादी वाली शक्तिशाली भूमिगत आईडीएफ सेना भी 9 महीने की घेराबंदी के बावजूद भी हमस सेना को नहीं ढूंढ पाई है, जो 365 वर्ग किलोमीटर और दुनिया के 8वें चमत्कार वाले सुरंगों के विस्तृत जाल को दर्शाता है। गाजा की जनता सिद्ध कर रही है कि सशस्त्र क्रांतियां अब भी प्रासंगिक है। वे यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि किसी बड़े भूमि क्षेत्रों के बिना भी आक्रमणकारियों, आक्रमकों और घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास रचा जा सकता है। इस छोटे से भूमि क्षेत्र के लोगों ने अपनी जान का जोखिम उठाते हुए उनके खिलाफ अनेकों मुश्किलों के बावजूद क्रांतिकारी इतिहास में एक नया अध्याय बनाया है। हम उन्हें नमन करते हैं। फिलिस्तीन अमर रहे, क्रांति अमर रहे। न्यू डेमोक्रेसी के जुलाई 2024 अंक में प्रकाशित लेख का अनुवाद।